नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं जंग का आगाज। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी अब तक की सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्टिक प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। और इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन संबोधन के माध्यम से यूक्रेन सरकार, नाटो फोर्सेस और अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। पुतिन के इस बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम डरते नहीं हैं। जेलेंस्की ने सभी पश्चिमी देशों के समर्थन की उम्मीद की है। तो जंग के मुहाने पर पहुंचे पूर्वी यूरोप के हालात समझने से पहले ये जान लेते हैं कि लुहांस्क और डोनेस्टिक की अहमियत क्या है। तो यूक्रेन की पूर्वी हिस्से में मौजूद लुहांस्क और डोनेस्टिक रूस की सीमा से सटे हुए हैं और दोनों ही स्टेट में रूसी मूल की बड़ी आबादी रहती है। लुहांस्क और डोनेस्टिक पर 2014 से रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है और तभी से ये दोनों प्रांत खुद को स्वतंत्र गणतंत्र कहते हैं। हालांकि यूक्रेन इन्हें मान्यता नहीं देता। भौगोलिक रूप से दोनों राज्य डोनबास इलाके में आते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर जारी संघर्ष में अब तक करीब 15,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यूक्रेन हमेशा से रूस पर इस संघर्ष को हवा देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि रूस इससे इनकार करता है। रूस ने इस बार भले ही आधिकारिक तौर पर लुहांस्क और डोनेस्टिक अब मान्यता दे दी है, लेकिन उस पर चोरी छिपे वहां के विद्रोहियों को मदद पहुंचाने की बात यूक्रेन करता रहा है। इस मदद में हथियार, वैक्सीन, रूसी पासपोर्ट और कोरोना वैक्सीन शामिल हैं। यूक्रेन से संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों स्टेट के विद्रोहियों ने रूस से मदद मांगी थी और आरोप है कि रूस ने चोरी छिपे इनकी मदद भी की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होता रहा है, ये रूस के लिए सीधा खतरा होगा। हम यूक्रेन से मांग करते हैं कि वो तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी कीव में बैठी सरकार की होगी। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और रूस और यूक्रेन में युद्ध का किस तरीके से आगाज हुआ है और दोनों की अहमियत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है ऐसा यूरोपीय संघ कह रहा है। तो तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे पास दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें अमरदीप त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में है। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रूस और यूक्रेन ने दो जो देश है उनको एक मान्यता दे दी है, तो इन दोनों देशों की अगर बात करें तो इनकी अहमियत क्या है? यदि हम ऐतिहासिक तौर पर जब देखते हैं तो 2014 तक यूक्रेन में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी। वहां के जो ऑफिशियल्स थे वो वर प्रो रशिया और वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी था, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने में थोड़े से हिचक रहे थे और उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो 2014 में एक क्रांति हुई यूक्रेन के अंदर, जिसमें जो वहां के क्रांतिकारी थे उन्होंने उस गवर्नमेंट को उखाड़ दिया और वहां पर प्रो यूरोप जो गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश की गई। अब क्या है कि यदि हम यूक्रेन की डेमोग्राफी देखें तो वहां पे तकरीबन 17% या 18% तक जो है रशियन मूल के लोग हैं, बाकी यूक्रेनियन मूल के कह सकते हैं। और उनका जो जमावाड़ा है या उनका जो मेन जो एरिया है वो डोनबास वाला एरिया है, जहां पर ये अभी डोनेस्टिक और लुहांस्क में जो इनको जो मान्यता दी है एक स्वतंत्र जनता की। तो क्या है कि शुरू से ही इनमें एथनिक क्लैशेस होते रहे। जो रशियन मूल के लोग थे उनका झुकाव हमेशा रशिया की तरफ रहा। जब 2014 में जब ये रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी करके उन्होंने ये क्रांति किया और वहां की गवर्नमेंट को उठाया, तब से ही रूस जो है, जो अपने रशियन मूल के जो लोग हैं या जो प्रो रशिया के जो लोग हैं उनको समर्थन देता रहा और उसी के चलते क्रीमिया पे उसने कब्जा किया और इन लोगों को लगातार सपोर्ट करता रहा, क्योंकि उनकी हमेशा से इच्छा रही रूस के साथ जुड़े रहने की। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल है उनकी इच्छा रही यूरोपियन यूनियन या नाटो से ज्वाइन करने की। तो बेसिकली ये क्लैश है। अब जो ये डोनेस्क और लुहांस्क के जो लोग हैं वो रशिया को फेवर करते हैं, रशिया के ही मूल के लोग हैं।
तो अब रशिया ने उनको ये मान्यता दे दी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यूक्रेन जो है एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कंट्री है। हाउ कैन यू डिक्लेयर, मतलब किसी भी देश के किसी हिस्से को आप ऐसे डिक्लेयर कर देंगे तो वो लड़ाई की संभावना बढ़ ही जाएगी, कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये लड़ाई के मुहाने पे तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनका जो जिस तरह का व्यक्तित्व है और जिस तरह का आइडियल रुख वो अपनाए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने यूक्रेन को झुकना ही पड़ जाएगा, क्योंकि कैसा भी हो, ठीक है नाटो उनको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी जो रशिया की जो ताकत है उसके साथ वो नाटो और ये सारे मिलकर भी, क्योंकि यूक्रेन में इतनी फौज नहीं ला सकते जितनी फौज रशिया जो डिप्लॉय कर सकता है। 3 तरफ से उसने यूक्रेन को घेरा हुआ है। मुझे तो एक इसमें जो सोल्यूशन मुझे नजर आता है कि जो ये प्रो रशिया वाला जो एरिया है या डॉनबास का जो रीजन है, इसमें बेस्ट है कि आप प्लेबिसाइड कराइए, जनमत संग्रह कराइए, और वो जो इच्छा है उनकी, यदि इंडिपेंडेंट होने की इच्छा है तो इंडिपेंडेंट कीजिए, रशिया में जाने की इच्छा है तो रशिया में भेजिए, और इसको शांति के साथ समझौता कर लेने में ही भलाई है। वरना यदि इस तरह अड़ियल रुख नाटो और रशिया दोनों अपनाए रखेंगे और जो हथियारों का जब इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, तो जैसा सभी जानते हैं कि परमाणु युग है, और इस युग में उन हथियारों का जब इस्तेमाल होगा तो ये पूरा क्षेत्र, पूरा यूरोप जो है वो तहस नहस हो जाएगा, किसी के रहने के योग्य भी नहीं रह जाएगा। तो उसको अवॉइड करने का बेस्ट वे है कि किसी भी तरह डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठ के उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपका क्या कहना है? 2 प्रांत स्वतंत्र जो है वो कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब तनाव की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कितना खतरा पैदा कर रही है ये? देखिए, आपकी बात ठीक है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क जो कि कल रात को रशियन प्रेसिडेंट ने जो इनको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया है, उसको वेस्ट और यूरोप और पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और वेस्ट में उन पर्टिकुलर एरिया, वो जो 2 स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज उन्होंने बनाए हैं, वहाँ पे कोई भी ट्रेड या किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप, उन सबके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। अभी फौरन उनके इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन के बाद सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। लेकिन जो लोग वहाँ के हैं वो ईस्टर्न यूक्रेनियंस जो हैं, जो इन पर्टिकुलर एरियाज में हैं, वो पहले से भी रशियन स्पीकिंग थे। उनकी भाषा, उनका कल्चर सभी कुछ रशियन था। और इसी बात का हवाला देकर हमेशा प्रेसिडेंट पुतिन ने ये वाली बात बोली है और जताई है पूरी दुनिया के सामने कि ये वाले एरियाज हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली और कल्चरली रशिया के हिस्से हैं। अगर हम उनकी स्पीच को कल देखें जो कल उन्होंने दी है रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने एक स्पीच दी है क्रेमलिन में, जिसमें उन्होंने उनकी पूरी स्पीच इस बात को लेकर थी कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा है, जैसे बेलारूस रशिया का हिस्सा है, और हिस्टोरिकल टाइप का उन्होंने हवाला दिया है। तो ये वाली बात जो उन्होंने बोली है, उन्होंने पुरानी हिस्ट्री को लेकर उसमें उसका हवाला दिया है, उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे यूक्रेन हिस्टोरिकली और उसको अलग होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ये वाली बात जताई है, जो कि गलत है, क्योंकि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं प्रैक्टिस कर सकता, या वो नेटो का हिस्सा अगर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है। इस तरह का जो दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो ये वाली बात पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी पर्पस के लिए यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, कि ये सारी चीजें ना हो। मिन्स्क अग्रीमेंट को लेकर जो इतना हल्ला मच रहा है, जो कि 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद नॉर्मैंडी फॉर्मेट के अंतर्गत जिसे बनाया गया था, उसका पर्पस यही था। और इल्जाम हमेशा रशिया पे इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो मिन्स्क अग्रीमेंट को नहीं मानता है। मिन्स्क अग्रीमेंट के तहत यूक्रेन और डॉनबास में लड़ाई जो बंद करनी थी, उसके सबसे पहले जो क्लॉजेस थे वो यही थे कि यूक्रेन एक सोवरेन स्टेट है जिसका सम्मान होना चाहिए, और वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रैक्टिस करे और उनके साथ कोई दखल ना हो। मगर रशिया ने कभी भी नहीं माना है कि यूक्रेन या ईस्टर्न यूक्रेन एक अलग हिस्सा है। वो हमेशा से उनके अंदर ये एक बात है, एक ईगो वाली बात है कि वो उनका हिस्सा है, और उन्हें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि वो एक अलग
देश है और वो बाकी देशों की तरह इंडिपेंडेंट है। आगे चलकर देखिए उन्होंने अपने ट्रूप्स को वहाँ पीस कीपर्स की तौर पे वहाँ कल से उन्होंने छोड़ा हुआ है और वहाँ पे टैंक्स भी जा रहे हैं, सभी तरह के ट्रूप्स भी उतर रहे हैं पीस कीपिंग मिशन को लेकर। तो ये वाली बात आगे बढ़ेगी और ये एक लड़ाई का रूप लेगी जिस तरह की कवायद लगाई जा रही है। तो ये एक तरह से लड़ाई स्टार्ट करने वाली बात थी, जिस तरह की अब तक सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब इन्वेजन होने वाला है, कब अटैक होने वाला है। तो उन्होंने इस तरह से शुरुआत करी है कि इंडिपेंडेंस दिया है क्योंकि वहाँ पे प्रो रशिया बैक सेपरेटिस्ट हैं ईस्टर्न यूक्रेन में और वो उनके साथ अब यूक्रेन जब लड़ेगा तो दूसरी तरफ से रशिया का उनको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे करके ये एक बॉर्डर वॉर से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा जो किसी के भी हित में नहीं है। तो अभी वेस्ट और पूरे यूरोप को एक तरह से इसको लेना चाहिए। और जबकि परसों ये वाली बात तय हुई थी कि एक मीटिंग होने वाली है, समिट मीटिंग मिस्टर बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, जिसके लिए सब तैयार भी हो रहे थे, लेकिन शर्त ये थी कि इन्वेड नहीं करेगा रशिया और उन्होंने एग्जैक्टली अब वही वाला काम शुरू किया है। तो आगे ये क्या रूप लेता है ये देखना बाकी है। बिल्कुल अमरदीप सर, यहाँ पर यूरोपियन संघ ने भी नाटो की निंदा की है, इस पर आप क्या कहेंगे? नाटो की निंदा करने, जिस तरह नाटो और या अमेरिका ने जो इसको ल्योर करने वाला जो मैं कहूंगा, और जिस तरह उस वक्त 2014 में जो मैंने बताया कि रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी जो हुई थी, उसमें जो प्रो रशियन लोग हैं और या रशिया है, उनका कहना था कि इट वाज ऑल प्लान्ड बाय द यूरोपियन यूनियन एज वेल एज नाटो एंड अमेरिका, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसका ओवरथ्रो हुआ। उसके अलावा मैं ये कहूंगा जो ईस्टर्न यूक्रेन के जो लोग हैं, डॉनबास रीजन के जो लोग हैं, उनका भी इंटरेस्ट तो किसी को कंसिडर करना चाहिए। यदि रशिया उनको सपोर्ट नहीं करता है तो उनकी एथनिक क्लिंजिंग हो ही रही है। यूक्रेन उनको मतलब बस जो है उनको खत्म कर रहा है और उनका जो इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल मतलब सभी को करना चाहिए। सपोज दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रशिया, तो एटलीस्ट देखिए राष्ट्र का या जो एक जो राष्ट्र वाली जो भावना है उसका भी थोड़ा सा एक दोष है, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि यदि आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया, उसको एक रीजन यूक्रेन का हो गया, लेकिन वहां के जो पर्टिकुलर लोग हैं उनकी भी एक इच्छा होती है, सपोज दे डोंट फील टू बी पार्ट ऑफ दैट कंट्री, व्हाई शुड दे बी फोर्स्ड टू रिमेन इन दैट कंट्री? दे शुड बी गिवन दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस to choose their own region or to choose their own country or on inclination का उनको उसका वो फायदा उनको मिलना चाहिए, उसका वो सपोर्ट उनको देना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ईस्टर्न यूक्रेन के लोगों की इच्छा इंडिपेंडेंट होने की है, रशिया ज्वाइन करने की इच्छा है, तो उनको वो परमिशन देनी चाहिए, उस तरह की आजादी मिलनी चाहिए, ना कि नाटो पूरे यूक्रेन को फोर्स करे कि नहीं हमें इनको अलग नहीं होने देंगे। तो यही जो रीजन होता है एक क्लैश का, क्योंकि एक तरफ रशिया उनको सपोर्ट करेगा, ये उसको मना करेंगे और लड़ाई का मुद्दा एकदम तैयार है। तो उनको भी उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के जो ईस्टर्न यूक्रेन के जो लोग हैं, उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल करते हुए यदि हम वहां पर प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह कराते हैं तो उनकी इच्छा भी पता चल जाएगी और अकॉर्डिंगली मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अब एक राष्ट्र के नाम पर आप एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को दबा के नहीं रख सकते ना उस देश में। भाई वो चाहते हैं कि आजाद होना, वो चाहते हैं रशिया ज्वाइन करना, और आप बाई फोर्स उनको यूक्रेन का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी तो गलत है। एक जो राष्ट्र की जो एक यू कैन से उसकी जो एक भावना है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो इंडिविजुअल इंसान है उनकी भी तो कुछ भावनाएं होती हैं, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। तो अमरदीप सर, ये जो स्थितियां अभी बनी हैं, चाहे उसे तनावपूर्ण स्थितियां कह दें या चिंताजनक स्थिति कह दें, जैसी भी स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या इसे जंग का आगाज मान लिया जाए? क्योंकि अमेरिका की भी अगर बात करें तो वो भी आमने सामने है और नाटो भी आमने सामने है। तो ये जो स्थितियां हैं ये तो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ ही रही हैं, तो इसे युद्ध का आगाज मान लिया जाए?
बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी जो पक्ष है वो भी कोई भी झुकने को तैयार नहीं है तो युद्ध तो होगा ही होगा। अब देखिए 2014 से ये डॉनबास रीजन इज ऑलमोस्ट, यू कैन से दे आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट लिसनिंग टू और दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ यूक्रेन, बट यूक्रेन बाय फोर्स उनके ऊपर वो लड़ाई चल रही है। आपने अभी बताया कि 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो एक उस तरह से, क्योंकि वो रशिया मूल के निवासी है, तो रशिया का एक ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है उनको हेल्प आउट करना, और यदि रशिया उनको हेल्प कर रहा है तो फिर अमेरिका को ये रीजन तो लड़ाई का तो आगाज हो ही गया, क्योंकि रशिया तो वहां पे रशियन फोर्सेस आर एंटरिंग दैट पार्ट ऑफ यूक्रेन। जो डॉनबास रीजन है वहां पर रशियन फोर्सेस हैव स्टार्टेड एंटरिंग। तो यदि मतलब एक तरह से उन्होंने यूक्रेन का बॉर्डर तो क्रॉस कर ही दिया है, यदि हम ऑफिशियली देखें, और यदि वो कर दिया है तो दैट मीन्स वॉर की तो गलती बच चुकी है, अब तो शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो लड़ाई तो शुरू हो चुकी है एक तरह से। अब उसमें अमेरिका या यूक्रेन या नाटो फोर्सेस किस तरह से एक्शन लेते हैं, या वो उसको लो प्रोफाइल रखते हैं या उसको बढ़ चढ़ के उसको अपनी जो मतलब इज्जत पे हमला मानते हैं और उसको फिर उस तरह मतलब अपने किस तरह के वेपनरी यूज करते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा ये। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर बात करें रूस की, तो अगर ये भी कहा जा रहा था कि रूस को पीछे हट जाना चाहिए या रूस को बात मान लेनी चाहिए तो ये युद्ध जो है वो इस पर विराम लग सकता है, या जिस बर्बादी की कगार पर पूरे विश्व को ये लोग ले जा रहे हैं अपनी लड़ाई के बीच, अपने ईगो की लड़ाई के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं शांत हो सकता है। तो आप इस बात से कितनी सहमत हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए तो सभी ने बोला ही था, और इसीलिए ये सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो लोग डिप्लोमेटिकली कोशिश कर रहे थे कि ये मामला सुलझ जाए और युद्ध ना हो। लेकिन और एक कुछ उम्मीद की किरण नजर आई जब समिट मीटिंग की बात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में। मगर बीच में लेकिन क्या प्लान था क्रेमलिन का, प्रेसिडेंट पुतिन का क्या के दिमाग में क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। अभी सर ने बात करी एथनिसिटी के बेसिस पे, उस जगह के लोगों की भी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोसोवो को यूएनएससी में रशिया और चाइना ने ब्लॉक कर रखा है, उसे इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, और दोनों चाइना और रशिया दोनों ही उसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं। तो किस बेसिस पर प्रेसिडेंट पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को रिकग्निशन दिया है, ये वाली बात सारी दुनिया जानना चाहेगी। और जहां तक एथनिसिटी का सवाल है, तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ईस्टर्न यूक्रेन का जो भी हिस्सा है उसकी डेमोग्राफी चेंज करने में भी रशिया के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया था कई सालों पहले, ताकि उन्हें जिस तरह की हालात हमारे देश में भी हम देख सकते हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज में दूसरे देशों का जो दखल है, ये वाली कवायद लगाई गई थी। जब तक कि ये सारा हिस्सा एक था और बाद में जब अलग हुआ तो इसकी डेमोग्राफी जानबूझ के चेंज की गई थी। लेकिन अब जब सोवरेन स्टेट वो बन गया 91 के बाद, तो उसकी सोवरेनिटी को और इंडिपेंडेंस को मान्यता दी जानी चाहिए और उसे फुल रिस्पेक्ट देना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूएन। तो ये वाला काम तो रशिया ने नहीं किया है। तो यही अब हमें देखना है कि ये युद्ध कैसे रुकेगा और आगे ना बढ़े, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। बिल्कुल, लेकिन सुमन जी, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन और रूस अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, भारत का क्या इसमें अहम रोल हो सकता है? क्योंकि अब पूरे विश्व की एक तरीके से देखा जाए तो निगाह भारत पर भी टिकी हुई है। देखिए, भारत ने अपना रोल निभाया है यूएनएससी में, एक एब्स्टिनेंस दिखाकर जो प्रोसीजरल बोर्ड था, ताकि वो किसी की तरफ ना नजर आए और उसके ऊपर ये इल्जाम ना लगे कि वो कोई साइड ले रहा है, क्योंकि हमेशा इंडिया को प्रैक्टिस किया है और साथ में एक नॉन अलाइन पोजीशन को लेके वो चला है। तो इसीलिए इंडिया किसी की तरफ ना दिखकर वो एक मीडिएटर और पीस कीपर का रोल निभाने के लिए और अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर उससे बोला जाएगा, जिस तरह उससे उम्मीद की जा रही है कि वो पीस कीपर का रोल निभाए, तो वो वाला रोल निभाएगा जैसे उसने पहले भी किया है। पहले भी लड़ाई झगड़े हमेशा बीच में आकर दोनों साइड से बात करके इंडिया ने एक मीडिएटर का रोल निभाया है और दोनों के साथ अच्छे रिश्ते और संबंध हैं हिंदुस्तान के। तो इसीलिए उसके पक्ष में नहीं है कि वो किसी एक का साइड ले, और क्यों लेगा वो,
जब वो दोनों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और हिस्टोरिक और इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस भी उसके अच्छे हैं, तो वो दोनों के साथ बात करना चाहेगा और इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहेगा डिप्लोमेटिकली। बिल्कुल। तो सुमन शर्मा जी, अगर देखा जाए विश्व गुरु बनने की जो भारत बात करता है, तो ये इस मौका समझा जाए कि अगर इस युद्ध को कहीं ना कहीं शांत करा ले अभी भी, या अपनी जिम्मेदारी जो है वो प्रॉपर तरीके से देख ले, या भारत कुछ भी बीच बचाव यहाँ पर कर दे, तो विश्व गुरु बन सकता है भारत? बिल्कुल बन सकता है और यही मौका है विश्व गुरु बनने का। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बर्लिन गए थे, वहां से वो पेरिस गए हुए हैं। तो उनकी यही कोशिश है कि यूरोपियन लीडर्स के साथ बात की जाए और इस मसले के ऊपर भी बात होगी। तो यही मौका है और ये पूरा एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलेगी कि वो बीच में आए और विश्व गुरु बनने का अपना एक इस मौके को ना जाने दे। अगर वो ये युद्ध रोक सकता है, दोनों को समझा सकता है और अगर ये नुकसान होने से सबके रोक सकता है, जिससे सबका भला हो, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है जिसको इंडिया को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल सुमन जी, लेकिन इसको लेकर भारत को क्या प्रयास करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ लगाने पड़ेंगे? क्योंकि यूनेस्को की अगर बात करें या बात करें, रूस की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो भारत के संबंध सभी से अच्छे हैं। जी, वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों साइड से हमेशा से इंडिया के रिश्ते अच्छे रहे हैं और अभी इन दिनों में देखा गया है कि जो हिस्टोरिकली एक पुरानी एलाय की तरह था रशिया, लेकिन आजकल एक बैलेंस बनाया है इंडिया ने। क्वाड और ब्रिक्स दोनों का हिस्सा है, दोनों की मेंबरशिप है इंडिया के पास और वॉशिंगटन के साथ भी स्पेशली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनका एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बना है और मिलिटरीली भी उनसे भी उतने ही हथियार खरीदे गए हैं जितने कि मॉस्को से खरीदे जाते हैं। तो एक वो ट्रेड और इकोनॉमी का रिश्ता तो है ही, उसके अलावा भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिश्ते भी इंडिया के सभी कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, स्पेशली यूएस, रशिया और यूक्रेन के साथ भी। तो उस लिहाज से इंडिया को इन सभी देशों के साथ बात करनी चाहिए और बीच में आकर अभी अगले साल इंडिया G20 की चेयर को संभालेगा, तो वहां पर उसका एक अहम रोल आने वाला है। उसके अलावा इस वक्त भी वो यूएनएससी का मेंबर बना हुआ है, 2 साल की मेंबरशिप है। और अभी हमने देखा पिछले दिनों की अफगानिस्तान की जब क्राइसिस हुई थी तो इंडिया हेड कर रहा था यूएनएससी के चेयर को, उस वक्त भी उसने एक बहुत ही अच्छा रोल निभाया, एक काफी शांतिपूर्वक तरीके से एक रेजोल्यूशन निकाला जिसमें सबने साइन किया और सबने मंजूरी दी। तो इस लिहाज से एक अच्छा एक प्रोफाइल बना हुआ है इंडिया का इंटरनेशनली कि वो जो मुसीबत और जो क्राइसिस वाले सिचुएशंस में कैसे वो अपना रोल निभाता है ताकि बात आगे ना बढ़े। तो उसको लेते हुए उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए और इस वाले मामले में भी सभी पार्टी से बात करनी चाहिए और रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल। अमरदीप सर, आपका क्या मत है इसको लेकर, विश्व शांति गुरु को लेकर? जिस तरीके से हमेशा से बात होती आई है, भारत के पास ये मौका है, भारत को किस तरीके से इस मौके को भुना लेना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स मौका है हमारे पास और लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे आज की स्थिति जो बनी हुई है उसमें रशिया या यू कैन से अमेरिका अकेले 2 देश नहीं है, उसमें यूक्रेन और यूरोप के दूसरे देश इन्वॉल्व हैं, रशिया के साथ चाइना इन्वॉल्व, मतलब पूरे विश्व की जो जियो पॉलिटिक्स है वो सब एवरीबडी इन्वॉल्व। ये कोई 2 छोटे छोटे देशों का युद्ध नहीं है या 2 छोटे छोटे देशों की कंट्रोवर्सी नहीं है जिसपे कि कोई भी अमेरिका जैसा बड़ा देश आके उनको धमकाए और बोले कि नहीं आप नहीं लड़ोगे। ये दोनों महाशक्तियां हैं, इनको रोकने की शक्ति मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि 2 आदमियों का झगड़ा हो तो उसमें बैठ के कोई भी पंच बन के उनकी जो है वो समझा सकता है। इसमें बहुत सारा जो इन्वॉल्वमेंट है, जिससे मैंने पहले भी बताया कि जो डोनबास रीजन है वहां के लोग बहुत दिनों से, मतलब 2014 से तो वो अपने आप को ऑलमोस्ट दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। यूक्रेन ने उनको जबरदस्ती दबाया हुआ है, चाहे वो अब रशिया ने उसकी जो डेमोग्राफी चेंज की हो या वट एवर रीजन इज देयर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है इसको अब रोक सकते हैं तो अमेरिका का जो मतलब एक्शन रोक सकता है कि यदि अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेता है तो, लेकिन इसमें डर ये लगता है कि
अमेरिका एक्शन नहीं लेगा तो सारी दुनिया जो है, सारा मीडिया जो है ये कहेगा कि जो रशिया के आगे जो है यूएसए झुक गया है, नाटो झुक गया। उसके लिए वो तैयार नहीं है। रशिया भी कभी पीछे पैर नहीं हटाएगा, क्योंकि उसको भी फिर सारी दुनिया ये कहेगी कि रशिया झुक गया। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों की ईगो, देश की साख, उनकी महाशक्ति बनने की जो एक जो इच्छा है, उसके ऊपर बात अड़ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी लोगों के या किसी दूसरे देशों के इंटरफेरेंस से इस युद्ध को रोक सकते हैं। हम युद्ध को रोक सकते हैं तो कोई समझौता हो जाए कि ठीक है, ये जो डॉनबास रीजन है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, या इसको कुछ काइंड ऑफ ऑटोनॉमी दे दे, रशिया भी अपना थोड़ा सा उसका भी वो हो जाए और उनका भी, नाटो का भी थोड़ी सी जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो उस तरह तो ये रुक सकता है। अदरवाइज भारत जाके कहे तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का हम रोक पाएंगे। बिल्कुल अमरदीप सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। सुमन शर्मा जी, आपने भी बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर हमारे साथ दी। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे जंग के मुहाने पर पूर्वी यूरोप के हालात पहुंच चुके हैं। लुहांस्क और डोनेस्क की अहमियत क्या थी वो तो हमने आपको बता दी है। ये दोनों ही प्रांत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब तनाव की स्थिति काफी बढ़ गई है। अब आगे क्या होगा, भारत क्या अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, भारत एक अहम कड़ी उसमें बन सकता है और विश्व शांति गुरु की स्थापना कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।